जय हिंद गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बताऊंगा। नाउ बिफोर आई यूज दिस निमोनिक एंड मेक यू प्रैक्टिस द फाइंडिंग्स नर्सिंग असेसमेंट वाले फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हम थोड़ा अनाटमी एंड फिजियोलॉजी वाला एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थायराइड ग्लैंड, क्योंकि कई बार वो उसको भी पूछ लेता है। तो थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन में एंटीरियरली मिड लाइन में लोकेटेड है, बट थोड़ा अनाटमिकली स्पीकिंग सबसे ऊपर तो देखो हम देख रहे हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन से थोड़ा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे जो आप मार्किंग लिखेंगे, दिस वुड बी कॉल्ड एज थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। और थायरोहायोइड मेम्ब्रेन के नीचे सब्सिक्वेंटली थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट है, और जो ग्रीन से यहाँ पे मार्किंग करी गई है दैट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू द क्रिकोइड कार्टिलेज। सो आप नोटिस कर रहे हैं कि जो थायराइड ग्लैंड का इस्तमस है, जो बीच वाला पार्ट होता है जो लेफ्ट और राइट लोब को कनेक्ट कर रहा होता है, उसको हम इस्तमस बोलते हैं। और इस्तमस के ऊपर वाले पार्ट में मैंने एक स्टार मार्क लगा रखा है। वो जो स्टार मार्क है दैट इज टू रिप्रेजेंट व्हाट इज कॉल्ड एज पिरामिडल लोब। ये अगेन अनाटमी वाइज इंपॉर्टेंट है या एग्जामिनर क्यों सुनना चाहता है, क्योंकि भाई हमें ये पता है कि थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसका एक लेफ्ट लोब होता है, एक राइट लोब होता है। जैसे मैंने यहाँ मार्किंग करी है लेफ्ट लोब या राइट लोब, लेकिन जो मैंने स्टार मार्क यहाँ पे लगा रखा है, जिसको मैं एक डिफरेंट कलर से मार्कआउट भी कर रहा हूँ, ये स्टार मार्क रिप्रेजेंट करता है पर से द पिरामिडल लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एंड दोनों को कनेक्शन करने वाले एरिया को हम इस्तमस बोलते हैं। अब इस्तमस की एनाटॉमिकल लोकेशन क्या होती है, तो इट इज प्रेजेंट जस्ट एंटीरियर टू द सेकंड टू द फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स। आप जानते हैं ट्रेकिया में भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा, रेंज होती है 2 से 4, बट मैंने 2 लिखा और उसको मैंने यहाँ पे मार्किंग भी कर रखी है। वो मार्किंग इसलिए करी, मैंने ये दिखाना था कि इस्तमस जो है दैट इज रिलेटेड टू, अगर एनाटॉमी पूछता है तो आपका आंसर होगा सेकंड टू द फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेकिया। एंड जो लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लोब है, ये लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट लोब है, और वैसे ये लोअर पार्ट ऑफ द राइट लोब है, दिस इज रिलेटेड टू द सिक्स्थ ट्रेकियल रिंग। तो नंबर आपने याद करने के, जो इस्तमस है वो सेकंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, और जो इंफीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट या राइट लोब होता है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिक्स्थ ट्रेकियल रिंग। एंड जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन्स मतलब T3 और T4 को प्रोड्यूस करता है, वो भी देखेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन क्या करता है। लेकिन जो बेसलाइन क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल वेट कितना होता है। अगेन ये एक रेंज है, इट इज़ बिटवीन 10 to 20 ग्राम्स, तो आप सिंगल बेस्ट आंसर 20 ग्राम्स कर सकते हैं। लोकेशन जैसे मैंने बताया, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट इंफीरियर टू द थायराइड कार्टिलेज। इनफैक्ट थायराइड के नीचे भी इट इज़ द क्रिकोइड कार्टिलेज, उसके बाद में दिस थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड। और ये यहाँ पर मतलब ट्रेकिया से अटैच्ड होता है। जो ट्रेकिया से इसकी अटैचमेंट होती है वो एक लिगामेंट होती है, तो वो लिगामेंट का नाम सुनना चाहता है कि भाई ये ऐसे हवा में तो ऐसे बीच मतलब बीच में तो पड़ा नहीं होगा ना, उसके अटैचमेंट्स भी होंगे। तो वो जो अटैचमेंट है उसका नाम होता है बेरीज लिगामेंट। तो ये खुद में ही वन लाइनर क्वेश्चन है कि भाई बेरीज लिगामेंट किसको कनेक्ट करती है, तो आपका आंसर होगा इट कनेक्ट्स द ट्रेकिया टू द थायराइड ग्लैंड विच इज लोकेटेड एंटीरियरली। एंड देन जो थायराइड ग्लैंड है उसकी पोस्टीरियर साइड पे, ये जो मैंने दिखाया एंटीरियर मतलब आगे से है, लेकिन इसकी बैक साइड पे मतलब जिस साइड पे ये ट्रेकिया को फेस कर रहा है, वैसे ही पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे इस पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल मिला के 4, जिनको ब्लू डॉट्स के फॉर्म पे यहाँ पर दिखाया गया है। और ये ग्लैंड्स का नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ये हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम होता है PTH पैराथॉर्मोन, जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, अगर मैं इसकी बायोप्सी लेता हूँ तो इस पर्टिकुलर एरिया से अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो माइक्रोस्कोप में हम नोटिस करेंगे कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। यहाँ पर ये मैंने सेल्स दिखाए हैं, थायराइड फॉलिकल्स दिखाया है, और ये थायराइड फॉलिकल्स के अंदर अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो पिंक कलर का मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको कोलोइड बोला जाता है। आई रिपीट द फैक्ट वंस अगेन। मैंने बोला कि अगर मैं थायराइड ग्लैंड से बायोप्सी लूँ और बायोप्सी को फिर मैं अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे देखूँ, तो हमें जो दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर दैट वुड बी थायराइड के फॉलिकल्स। और ये जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर जो पिंक कलर का मटेरियल मैंने दिखाया उसको बोलते हैं ये कोलोइड। और ये कोलोइड वो जगह होती है जहाँ पे थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस हो रहा होता है। तो देयरफॉर जो ब्लड में आयोडीन है, देखिए आयोडीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो जो भी हम आयोडीन खाते हैं वो आयोडीन अल्टीमेटली इट गोज इनसाइड। यहाँ पे अगर मैं एरो से रिप्रेजेंट करूँ, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो भी हम आयोडीन कंज्यूम करते हैं वो इन सेल्स के थ्रू अंदर चली जाती है इनटू दिस एरिया जहाँ पे कोलोइड प्रेजेंट है, और ये आयोडीन फिर इस्तेमाल होती है थायराइड ग्लैंड के सिंथेसिस के लिए। ये आयोडीन किसके साथ बाइंड करती है तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं फिजियोलॉजी परस्पेक्टिव से, कि जो आयोडीन अंदर जा रही है उसको बोलते हैं आयोडीन ट्रैपिंग।
यू सी द आयोडीन इज गोइंग इनसाइड द थायराइड फॉलिकल्स। तो आयोडीन ट्रैपिंग, और ये आयोडीन ट्रैपिंग किसकी वजह से होती है? तो एक हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से आके थायराइड ग्लैंड को आयोडीन को ट्रैप करने में मदद करता है। ये आयोडीन जब अंदर जाएगी पिंक वाले एरिया में जहाँ पे कोलॉइड लोकेटेड है, तो यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है थायरोग्लोबुलिन। तो अभी आपने देखा कि आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन अब आपस में रिएक्ट करेंगे। जब वो रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। अगेन ये सब कुछ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कपलिंग रिएक्शन को हम ब्लॉक कर सकते हैं तो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस रुक जाएगा। जो आगे हम दवाइयाँ पढ़ते हैं ना, एंटी थायराइड मेडिसिन, तो एंटी थायराइड मेडिसिन क्या करती हैं? वो कपलिंग रिएक्शन को ब्रेक लगा देती हैं, तो थायराइड हार्मोन बनेगा ही नहीं। और यहाँ पे कौन सा हार्मोन बनता है? तो आपका मेन आंसर T3 नहीं होगा। T3 नहीं होगा। ये ग्लैंड में मेनली क्या हार्मोन बनता है? तो आपका आंसर होगा T4। T4 के साथ में बनता है RT3, मतलब रिवर्स T3, और बहुत ही कम मात्रा में T3 बन रहा होता है। तो फिर T3 कहाँ पे बनता है? तो देखो ये ग्लैंड में जो बन रहा है वो तो मेनली T4 है, फिर ये T4 ब्लड में आ जाएगा, और T4 से जो T3 बनता है वो मेनली ब्लड में बन रहा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल आयोडीनेशन। तो अगर आपसे फिजियोलॉजी में पूछा जाए कि भाई T3 कहाँ पे बनता है, तो आपका आंसर थायराइड ग्लैंड नहीं है। T3 ग्लैंड में बहुत मामूली मात्रा में बनता है। मेनली ग्लैंड क्या बनाता है? T4। जबकि वो T4 जो ब्लड में आ जाता है, देन इट इज ब्रोकन डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिफेरल डीआयोडीनेशन, और इस पेरिफेरल डीआयोडीनेशन की वजह से T3 बनता है। T3 इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ग्लैंड। भी थायराइड हार्मोन के जितने भी असर होते हैं वो सारे के सारे T3 की वजह से होते हैं, लेकिन ग्लैंड क्या बनाता है? वो मेनली T3 नहीं बनाता, ग्लैंड मेनली T4 बनाता है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड पे बताई गई है उसको मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, और इनफैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि व्हाट इज द मेन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड। तो हमने T4 एंड T3 नहीं बोलना, हमने बोलना मेन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड इज T4, और T3 ब्लड में बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिफेरल डीआयोडीनेशन। एंड ये जो T3 होता है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ग्लैंड। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ द ग्लैंड से होता क्या है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब वेट मेंटेन करने में मदद करता है। T3 जो होता है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी, दैट इज कैलोरीजेनेसिस। एंड इस सब को जानने की इंपॉर्टेंस यही है कि अगर किसी पेशेंट में आयोडीन की कमी है, जैसे हमारे देश में उत्तरांचल स्टेट में खासकर जो टेढ़ी गढ़वाल वाला एरिया है, वो गढ़वाल वाले एरिया में आयोडीन डेफिशिएंसी मिलती है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से लोगों का जो थायराइड ग्लैंड का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम गोइटर बोलते हैं। गोइटर पढ़ के ही मत बोलना हाइपोथायराइडिज्म। गोइटर का मतलब होता है थायरोमेगाली, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज इन साइज हो जाता है। थायराइड गोइटर का मतलब है सिंपल थायरोमेगाली, थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ग्लैंड थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आयोडीन की कमी है तो ग्लैंड कॉम्पेंसेशन के लिए इंक्रीज इन साइज हो जाता है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो अल्टीमेटली पेशेंट की बॉडी में T4 भी कम बनेगा। अगर ग्लैंड में T4 कम बनेगा तो फिर ब्लड में T3 भी कम होगा, और T3 कम होगा तो पर्सन का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, जिससे वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि उसका कैलोरीजेनेसिस कम हो जाएगा तो बॉडी में हीट प्रोडक्शन कम होगी। देयरफॉर अगली स्लाइड पे मैं एक बहुत क्लासिकल सा टर्म मेंशन करूंगा, दैट इज कोल्ड इंटॉलरेंस। तभी वो जो निमोनिक मैं बोल रहा था उसमें मैंने बोला था मॉम इज सो कोल्ड, वो कोल्ड से मेरा मतलब है कोल्ड इंटॉलरेंस। ये पेशेंट आपको बताएगा, ये बताएगी कि जी पहले विंटर्स वर माई फेवरेट सीजन, पर अभी तो मुझे बिल्कुल भी सर्दी महसूस, मतलब सर्दी जो है मुझसे सहन ही नहीं होती है। मैं 2-2 ब्लैंकेट लेती हूँ सर्दी के मौसम में, फिर भी आई फील सो कोल्ड। सो कोल्ड इंटॉलरेंस एक बहुत ही क्लासिकल फीचर है जो इस पर्टिकुलर डिजीज़ में मिलता है। पॉइंट्स मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ इस स्लाइड के। एक तो आपको अनाटॉमिकल लोकेशन मालूम होनी चाहिए कि ये जो ग्लैंड है ये जस्ट बिलो द क्रिकोइड कार्टिलेज है। देन इसका इस्टमस का जो अपर लेवल है दैट्स रिलेटेड टू द सेकंड टू द फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स। Lower part of the left and the lower part of the right lobe is related to the sixth tracheal ring. That's the expanse of connection। बीच वाले को isthmus बोलते हैं। ऊपर pyramidal lobe present होता है। ये posteriorly connected होता है बेरीज लिगामेंट से, ट्रेकिया से। एंड मैंने बोला कि इसके पिछली साइड पे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। प्लस हमने फिजियोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि TSH जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है वो आयोडीन ट्रैपिंग करवाता है। TSH का इंग्लिश में तो नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पर वो किस चीज़ का स्टिमुलेशन करता है? वो स्टिमुलेशन करवाता है आयोडीन ट्रैपिंग का। अगर TSH ही कम हो जाएगा तो आयोडीन ट्रैपिंग भी नहीं हो पाएगी, और आयोडीन ट्रैपिंग नहीं होगी तो फिर थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस फिर भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, या फिर इवन TSH की कमी की वजह से देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन अ पेशेंट। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से
कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में वर्ड लिखा होता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, कई बार लिखा होता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो पहले तो दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब, जब भी आप एंडोक्राइनोलॉजी में सेकेंडरी वर्ड पढ़ो तो सेकेंडरी वर्ड का हमेशा मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम है पेशेंट के वो पिट्यूटरी में प्रेजेंट है, और क्योंकि यहाँ पर पिट्यूटरी में डैमेज है तो पिट्यूटरी के डैमेज की वजह से टीएसएच कम बनेगा। अगर टीएसएच कम बनेगा तो ग्लैंड की स्टिमुलेशन भी कम होगी, तो टी4 भी कम हो जाएगा, और टी4 कम होगा तो टी3 भी कम बनेगा। देयरफॉर आपने नोटिस किया कि अगर आपको कोई वो ऐसी लैब रिपोर्ट देता है जिसमें तीनों चीज़ें कम हो रही हैं, टीएसएच भी कम हो रहा है, टी4 भी कम हो रहा है और टी3 भी कम हो रहा है, तो आप टेक्निकल वर्ड बोलोगे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। जो मिनिमम मैसेज है वो है सेकेंडरी कब बोलना है, जब तीनों एरोज टीएसएच, टी4 और टी3 के कम हो रहे होते हैं। फॉर हाइपो, देखो हाइपो से ये तो पता चले गया टी4 टी3 कम होगा, बस इतना ही तो याद करना है कि टीएसएच की वैल्यू रिलेटिवली लेस होगी। और ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न है पिट्यूटरी डैमेज। और मैं पिट्यूटरी डैमेज के कंडीशन लिखता हूँ जो कि हम डिलीवरी के बाद में देखते हैं। अगर किसी लेडी को डिलीवरी के बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो उसे हम बोलते हैं पोस्टमार्टम हैमरेज। अगर किसी लेडी को पोस्टमार्टम हैमरेज होगी तो क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लड का लॉस हो रहा है तो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। पोस्टमार्टम हैमरेज में क्योंकि वो शॉक में जा रही है, क्योंकि सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है, तो ब्लड सप्लाई ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी कम हो रहा है, और पीपीएच की वजह से पेशेंट की एंटीरियर पिट्यूटरी की जो ब्लड सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। अगर किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो वो ब्लड ऑर्गन डैमेज हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी इन्फेक्शन। और इस एंटीरियर पिट्यूटरी इन्फेक्शन की वजह से जो सेल्स थायराइड हार्मोन बनाते हैं, जो टीएसएच बनाते हैं, उनका नाम होता है थायरोट्रोफ्स। जो थायराइड ग्लैंड में मैं पढ़ा रहा था वो तो मैंने बोला था थायराइड फॉलिकल्स, लेकिन अभी तो मैं पिट्यूटरी बता रहा हूँ। मैं पिट्यूटरी में जो सेल्स आपको बता रहा हूँ वो थायराइड फॉलिकल्स से रिलेटेड नहीं बता रहा। अभी जो मैं सेल्स बता रहा हूँ उसका नाम होता है थायरोट्रोफ। ये थायरोट्रोफ क्या करता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है। तो अगर किसी पर्सन का एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो जाए तो थायरोट्रोफ जो है उनकी मात्रा कम हो जाएगी, और अगर थायरोट्रोफ ही डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे तो फिर टीएसएच भी कम बनेगा। एंड दैट इज वाई सेड कि अगर टीएसएच कम होगा तो टी4 और टी3 भी लेस हो जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम पढ़ते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, तो प्राइमरी का मतलब होता है कि प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है। एक बार फिर से याद कर लो, अगर अगर प्रॉब्लम पिट्यूटरी में होती है, मास्टर ग्लैंड जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी की दिक्कत होगी तो हमेशा वर्ड यूज करोगे सेकेंडरी। और अगर मेन ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो लेट अस जस्ट स्टडी वन कंडीशन जहाँ पे ग्लैंड थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, दैट इज आयोडीन डेफिशिएंसी। भाई अगर आयोडीन की कमी है तो अल्टीमेटली तो फिर थायराइड हार्मोन बनेगा ही नहीं, टी4 बनेगा नहीं। टी4 और टी3 की मात्रा प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में कम हो जानी है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली अगर फ्यूल ही नहीं है, आयोडीन ही नहीं है जो कि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। मैंने रिएक्शन का नाम लिया था यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन के थ्रू। तो अगर आयोडीन फ्यूल ही नहीं होगा तो टी4 कम बनेगा तो टी3 भी कम हो जाएगा। लेकिन अब फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से, क्योंकि पिट्यूटरी में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो पिट्यूटरी बड़ी परेशान है, कह रही है यार ये थायराइड ग्लैंड तो कुछ बनाता ही नहीं है क्योंकि आयोडीन की कमी है। तो जो पिट्यूटरी है वो अब क्या करेगी, वो टीएसएच ज़्यादा बनाना शुरू कर देगी ताकि ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट कर सके। लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि फ्यूल ही नहीं है ना। मैंने बोला भाई आफ्टर ऑल गाड़ी में पेट्रोल ना गाड़ी नहीं चलती, तो यहाँ पे आयोडीन नहीं है तो थायराइड हार्मोन भी नहीं बनेगा। लेकिन पिट्यूटरी अपनी तरफ से पूरी जान लगाएगी, वो टीएसएच का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो अगर आपको एक ऐसी रिपोर्ट देता है वो एग्जाम में जहाँ पे टी3 टी4 कम है, तो हाइपो तो पता चली गया, हाइपोथायरॉयडिज्म में टी4 टी3 कम होता है, पर टीएसएच की रिपोर्ट बढ़ी हुई है, तो आप बोलोगे प्राइमरी प्रॉब्लम। और प्राइमरी प्रॉब्लम के लिए जो निमोनिक है वो AIDR है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट A से हो जाएगा ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस। इनफैक्ट वो जो ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस है उसका नाम भी मैं अभी लिखूंगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज हैशीमोटोस थायरोइडाइटिस। लेकिन ऑटोइम्यूनिटी जो वर्ड है वो फिर से एंडोक्राइन में आया है। पहली बार मैंने ऑटोइम्यूनिटी वर्ड जो था वो आपको मैंने बताया था विद रिस्पेक्ट टू टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। आई थिंक आपको ध्यान होगा, मैंने बोला था भाई ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल। फिर मैंने ऑटोइम्यूनिटी बताया एडिसन डिजीज के साथ में। मैंने बोला भाई एडिसन डिजीज में ऑटोइम्यूनिटी से एड्रल ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तीनों लेयर्स डैमेज हो जाएंगे, तो एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, सेक्स स्टेरॉइड के लेवल्स कम हो जाएंगे। अभी मैंने बोला कि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से थायराइड ग्लैंड का काम नहीं चल रहा है, एंड इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज़ होता है ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन के लिए वो है हैशीमोटोस थायरोइडाइटिस। ये भी एक्सप्लेन करता है कि मैं कुछ देर पहले बोल रहा था फीमेल पेशेंट है, उसे कोल्ड इंटॉलरेंस है। तो जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं
वो विमेन में ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो हैशीमोटोस थायराइडाइटिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, जहाँ पे ऑटोइम्यूनिटी से थायराइड ग्लैंड डैमेज हो रहा है। फिर है आयोडीन डेफिशिएंसी, उसके बाद होते हैं ड्रग्स। ड्रग्स वाला एस्पेक्ट तो एग्जाम में वो कभी ना कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछता ही है, बिकॉज यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो आपको याद करनी है। एक तो कार्डियोलॉजी में यूज़ होती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए, दैट इज़ एमियोडारोन। और एमियोडारोन के साथ में एक और दवाई है जो कि मीनिया में यूज़ होती है, मीनियक डिप्रेसिव साइकोसिस में, दैट इज़ लिथियम। तो एमियोडारोन एंड लिथियम आर टू इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म। उसके बाद अल्फ़ाबेट आर वाला जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप याद कर पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ देना। जो अल्फ़ाबेट आर है दैट इज़ अगेन फॉर थायरोइडाइटिस, जिसमें ग्लैंड में फाइब्रोसिस हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रीडल्स थायरोइडाइटिस। तो ऑब्वियसली मेरा काम तो पूरी डिटेल बताना है, तो मैंने इवन रीडल्स थायरोइडाइटिस की बात करी है, बट द मेन पॉइंट इज़ एटलीस्ट आपको ऊपर वाले 3 याद करने हैं: ऑटोइम्यूनिटी, आयोडीन डेफिशिएंसी एंड ड्रग्स। देखो इंडिया में तो आयोडीन डेफिशिएंसी है, लेकिन यूजुअली जो पहला कॉज आप आंसर करके आओगे वो ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लैंड है, हैशीमोटोस थायराइडाइटिस। ग्लैंड अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो T4 T3 कम होंगे, फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से, कि पिट्यूटरी को लग रहा है ये तो काम ही नहीं कर रहा, तो और ज़्यादा स्टिमुलेशन कर रहा है। भाई जैसे बच्चा नहीं पढ़ता तो माँ जो है वो और बोलती है भाई और पढ़ ले और पढ़ ले और पढ़ ले, नहीं पढ़ता तो थप्पड़ मारती है। वैसे ही सोचो पिट्यूटरी इज लाइक द कंट्रोल सेंटर, कि भाई ग्लैंड जो है काम नहीं कर रहा, तो पिट्यूटरी जो है इट्स ट्राइंग टू फोर्स द थायराइड ग्लैंड टू वर्क मोर, दो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे आयोडीन मैंने बोला सप्लाई की, आयोडीन की सप्लाई ही नहीं है। तो ऐसे केस में तो फिर आप कितना भी TSH बना लो, प्रोडक्शन तो होना नहीं है। लेकिन हाँ, ग्लैंड का साइज ज़रूर इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें थायरोमेगैली मिल जाती है, जिसे हम गोइटर बोलते हैं। इनफैक्ट ये जो आयोडीन डेफिशिएंसी है इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव टर्म यूज़ होती है, एंडेमिक, क्योंकि एक वाइड जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है, टेढ़ी गढ़वाल वाला एरिया, तो बोलता है एंडेमिक गोइटर। एंड एज आई एक्सप्लेन्ड, गोइटर मतलब हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, गोइटर का मतलब है सिर्फ देयर इज अ थायरोमेगैली प्रेजेंट। गोइटर तो इवन हाइपरथायराइड हो सकता है। गाइज आगे हम जब पढ़ेंगे ना हाइपरथायराइडिज्म, तो मैं आपको कंडीशन पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर। जो टॉक्सिक वर्ड है वो थायरोटॉक्सिकोसिस वाला है। तो गोइटर पढ़ के मत सोचना कि हाइपोथायराइडिज्म होता है, गोइटर में तो हाइपो भी हो सकता है और हाइपर भी हो सकता है। आई रिपीट दिस फैक्ट अगेन, मोस्ट स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस होता है गोइटर मतलब हाइपो, नो, गोइटर हाइपो भी हो सकता है, गोइटर हाइपर भी हो सकता है, और यू थायराइड भी हो सकता है। यू थायराइड मतलब कि नॉर्मल थायराइड फंक्शन भी है, पर ग्लैंड का साइज इंक्रीज्ड है। सो बेसिकली गोइटर का मतलब इज ओनली एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। वेदर गोइटर की वजह से हाइपो हो रहा है या हाइपर हो रहा है, वो हम ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट मैसेज है इस स्लाइड पे वो है कि प्राइमरी मतलब ग्लैंड की प्रॉब्लम, सेकेंडरी मतलब पिट्यूटरी की प्रॉब्लम, एंड ये एरोज अगर सेम सेम जा रहे हैं तो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। अब हम लॉजिक से देख लेते हैं कि क्या क्या नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग्स मिलेंगे। तो थायराइड हार्मोन्स का काम होता है कि वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं, और क्योंकि पर्सन में कैलोरी जेनेसिस कम हो जाएगा, तो जिन पेशेंट्स को हाइपोथायराइडिज्म होगा उनकी पहली कंप्लेंट तो यही होगी कि भाई अर्लियर जो विंटर सीजन था वो मेरा फेवरेट था, कि भाई धूप सेक रहे हैं तो धूप सेकने में अच्छा लगता है, कह रहे जी अब तो धूप में भी बैठ लेते हैं, मैं दो दो जैकेट डाल लेता हूँ, स्वेटर डाल लेता हूँ, फिर भी मुझे ठंड लगती है। सो कोल्ड इंटॉलरेंस, और साथ में क्योंकि बेजल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, तो आप देखोगे कि इन पेशेंट्स में वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। बेजल मेटाबॉलिक रेट जिसका भी स्लो होता है तो बॉडी में कैलोरीज बर्न ही नहीं होंगी, कैलोरीज बर्न नहीं होंगी तो उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस के पर्सपेक्टिव से आप हमेशा देखोगे कि जितने भी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्रैडिकार्डिया होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो सिंपैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन करते हैं। T4 एंड T3 सिंपैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन करते हैं। अगर T4 और T3 की मात्रा कम हो जाए तो पर्सन में ब्रैडिकार्डिया मिलता है। ब्रैडिकार्डिया के साथ में जब आप इनका बीपी चेक करोगे तो सिस्टोलिक तो आपको नॉर्मल मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि इनका जो डायस्टोलिक बीपी हो वो आपको 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मिले। देयरफॉर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से मार्कआउट कर रहा हूँ कि जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स हैं उनमें हो सकता है कि आपको सिस्टोलिक में इंक्रीज ना मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायस्टोलिक बढ़ा हुआ हो। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों इन पेशेंट्स को हमेशा सिर दर्द रहता है या हमेशा ये इरिटेबल रहते हैं, क्योंकि जब भी बीपी बढ़ेगा तो पेशेंट में हेडेक प्रेजेंट हो सकता है। सो आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन is a feature that is seen in these patients plus bradycardia, और बॉडी टेम्परेचर इन पेशेंट्स में नॉर्मल मिलेगा। बॉडी टेम्परेचर इनका नॉर्मल होगा पर इनको ठंड ज़्यादा लगेगी। आप हाइपोथर्मिया मत बोलना यहाँ पे,
यहाँ पे हाइपोथर्मिया मत बोलना, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होती है जिसका नाम होता है मैक्सोडेमा कोमा। तो मैक्सोडेमा कोमा जब वो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है मैक्सोडेमा कोमा, तब पर्सन को हाइपोथर्मिया होता है। लेकिन फिलहाल अगर वो बोलेगा व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन हाइपोथायराइडिज्म, आपका आंसर है नॉर्मल, पर वो बात अलग है कि उसको ठंड ज़्यादा लगती है। फिर आप ये भी देखोगे, क्योंकि हम यंग फीमेल की बात कर रहे हैं हैशिमोटोस थायराइडाइटिस में, तो वो क्वेश्चन में मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज डाल देगा। और आपने याद करना है कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को मीनोरेजिया होता है, मतलब यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो ज़्यादा होगी। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो हाइपरथायराइडिज्म का टॉपिक है, जब मैं ग्रेव्स डिजीज इसके अगले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पे मैं बोलूँगा कि लेडी को ओलिगोमिनोरिया मतलब स्कैंटी पीरियड्स प्रेजेंट है। तो आपने याद करना है कि जो पीरियड्स का अमाउंट या ड्यूरेशन या फिर जो अमाउंट है फ्लो है, ब्लड लॉस है, वो उल्टा होता है थायराइड ग्लैंड के कंपैरिजन में, कि जब थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो ब्लीडिंग कम होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाइपो में थायराइड हार्मोन कम हो गए तो ब्लीडिंग ज़्यादा, इनवर्स रिलेशन याद करना है, दैट इज़ वाई मीनोरेजिया। फिर इन पेशेंट्स को प्रेजेंट होता है माइक्सेडिमा। माइक्सेडिमा क्योंकि लिम्फेडिमा होता है, तो हमेशा इन पेशेंट्स में स्किन जो होगी वो ड्राई होगी, थिक होगी। तो हाइपोथायराइडिज्म के डिस्क्रिप्शन में हमेशा थिक कोर्स स्किन लिखा होता है। वो थिक कोर्स स्किन क्यों लिखा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्सेडिमा। माइक्सेडिमा आफ्टर ऑल होता क्या है, तो ये लिम्फेडिमा होता है। देखो बॉडी में सब जगह पे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो लिम्फेटिक वेसल्स ठीक से काम नहीं कर रहे, इस वजह से लोकल स्वेलिंग प्रेजेंट है। उस लोकल स्वेलिंग का नाम एक्सेडेमा रखा गया है। दैट इज वाई दीज पेशेंट्स वुड बी हैविंग वेरी थिक एंड कोर्स एंड ड्राई स्किन। दिस लेडी विल से कि मैं काफ़ी मॉइस्चराइजर या तेल वगैरह लगाती हूँ लेकिन मेरी स्किन हमेशा ड्राई रहती है। और इनफैक्ट इनको मैक्सोडीमा जो है वो आपको स्किन पे तो मिलेगा ही, इवन स्कैल्प में भी होगा। क्योंकि मैक्सोडीमा स्कैल्प में भी होगा तो इस वजह से सिर के बाल बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म की ये लेडी जब भी कोम करती है तो कहती है सर बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, दैट वुड बी एलोपेशिया। इसके अलावा क्योंकि मैक्सोडीमा फेस पर भी होगा तो लिखा होगा पफी फेस। और क्योंकि मैक्सोडीमा जो है वो वोकल कॉर्ड्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, मैक्सोडीमा जो है वो वोकल कॉर्ड्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो वोकल कॉर्ड्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनकी आवाज़ जो है वो रिलेटिव ज़्यादा भारी होगी। सो होर्सनेस ऑफ वॉइस कैन बी प्रेजेंट। सो जो मैंने फीचर्स आपको बताए उनमें देखो मैक्सोडीमा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द केस। क्योंकि स्किन बिल्कुल ड्राई है तो कॉस्मेटिक इश्यूज होंगे कि जिस स्किन पे मॉइस्चराइजर भी लगा लिया, तेल भी लगा लिया, फिर भी स्किन ड्राई रहती है और थोड़ी मोटी हो गई है, साथ में बाल निकलते जा रहे हैं, फेस रिलेटिवली पफी है और आवाज़ भारी हो गई है क्योंकि मैक्सोडीमा ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। पफी फेस क्योंकि मैक्सोडीमा ऑफ द स्किन ऑफ द फेस, एंड स्कैल्प में है तो एलोपेशिया। प्लस इन पेशेंट्स को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहेगा क्योंकि इनकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी भी स्लो हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म में हम हमेशा देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हमेशा सिवियर होता है, रिफ्रैक्टरी होता है, मतलब लैक्सेटिव देने से भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही होती है क्योंकि थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो गट मोटिलिटी में भी रोल प्ले करते हैं। आप नोटिस करोगे जब मैं हाइपर थायराइडिज्म का डिस्क्रिप्शन दूंगा तो उसमें मैं बोलूँगा कि थायराइड हार्मोन बढ़ने की वजह से इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है। तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ने से पर्सन को डायरिया होता है। तो ग्रेव्स में हमेशा हम डायरिया पढ़ते हैं और उसका उल्टा हाइपोथायराइडिज्म में इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम होने की वजह से इनको स्टूल हार्ड पास होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, एनल फिशर हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन रहेगा क्योंकि कभी भी कॉन्स्टिपेशन रहे तो उसे लेफ्ट इलियक फोसा में या एब्डोमेन में फुलनेस महसूस होगी और बहुत बारी हार्ड स्टूल पास करने पे एनल फिशर भी हो सकता है। देन आप ये भी नोटिस करोगे कि ये पेशेंट्स जो होते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में फॉरगेटफुलनेस हमेशा प्रेजेंट होती है, दैट इज दे विल टेंड टू फॉरगेट थिंग्स वेरी फास्ट एंड इनफैक्ट इनमें से बहुत सारे पेशेंट्स में डिमेंशिया भी प्रेजेंट हो सकता है। इनफैक्ट मैं जो नेक्स्ट बोलूँगा वो अगर आप पहली बार सुनेंगे तो बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से भी डिमेंशिया होता है। नॉर्मली तो डिमेंशिया अल्जाइमर डिजीज के साथ पढ़ते हैं, बट थायराइड हार्मोन्स की कमी से भी डिमेंशिया होता है। और जब दवाई दी जाती है तो हम देखते हैं कि डिमेंशिया रिवर्स भी हो जाता है। तो ऐसा रूटीन तो नहीं पढ़ते ना भाई, नॉर्मली तो डिमेंशिया अल्जाइमर डिजीज का इरिवर्सिबल होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा रिवर्सिबल डिमेंशिया। तो ये खुद में ही क्वेश्चन है कि कौन सी एंडोक्राइन बीमारी से रिवर्सिबल डिमेंशिया होता है, तो आपका आंसर है हाइपोथायराइडिज्म। जो हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स होते हैं उनको गुस्सा जल्दी आता है, तो इन पेशेंट्स में आपको डिप्रेशन भी मिलेगा, पेशेंट के मूड स्विंग्स भी ज़्यादा होंगे। तो डिप्रेशन एंड साइकोसिस कैन ऑल्सो बी सीन इन दिस पेशेंट्स फ्रॉम द न्यूरो साइकेट्रिक परस्पेक्टिव। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है खैर वो तो
पहले वाला जो 3 पॉइंट्स मैंने बोले कि उसी से क्वेश्चन समझ में आ जाता है हमारे को कि वो कोल्ड इंटॉलरेंस बताएगा, वज़न बढ़ता हुआ बताएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्राडिकार्डिया क्योंकि सिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन कम है और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन डिस्क्राइब्ड होगा इन अ यूजुअली अ यंग फीमेल और बाकी सारे फीचर्स लिखे हो तो इट बिकम्स स्टिल मोर ईज़ियर। अब क्योंकि इतने सारे फीचर याद रखने थोड़े मुश्किल होते हैं इसलिए मैंने निमोनिक बोल दिया, मॉम इज़ सो कोल्ड, तो मॉम तो लेडी है, राइट? तो इसलिए मैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, हैशीमोटोस थायराइडाइटिस। तो इन लेडी को दिक्कत क्या है मॉम में एम से कि उनको मिक्सोडीमा प्रेजेंट है। ये मिक्सोडीमा क्वेश्चन में मिक्सोडीमा नहीं लिखा होगा, एमसीक्यू में मिक्सोडीमा लिख देगा तो आपके लिए तो ईजी हो जाएगा ना। तो वो क्या क्या वर्ड्स लिखेगा, तभी वो लिखेगा कि पर्सन को वो लेडी है और वो लेडी मतलब शी इज़ अ मदर और वो कह रही है कि सर मैं कंघी करती हूँ तो मेरे जो बाल है वो ज़्यादा निकल रहे हैं, एलोपेशिया। वो कहती है मेरा फेस ज़्यादा हैवी हो गया, पफी फेस, और साथ में उसका वॉइस चेंज भी आना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ मिक्सोडीमा ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। सो दैट इज आई मीन हाउ द एग्जामिनर विल डिस्क्राइब इट। मिक्सोडीमा तो आपको ईजी कर लेने मैंने बोला। सेकेंड, इन पेशेंट्स में क्योंकि बेजल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है तो पेशेंट कह रहा है कि मैंने तो खाना भी कम कर दिया फिर भी वजन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1 साल में 10 किलो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, डाइटिंग कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। प्लस ये लेडी बता रही है कि मैं बहुत बार चीज़ें भूल जाती हूँ। भाई बच्चे का बर्थडे तो इज़ नॉट समथिंग दैट अ मदर विल फॉरगेट ना। तो कह रही सर मैं भूल ही गई, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे है। नॉर्मली लाइक शी सेज कि मुझे तो रिलेटिव्स का, पड़ोसियों का भी बर्थडे याद होता था, अभी मैं बहुत फॉरगेटफुल हो गई हूँ एंड आई ऑलवेज फील वेरी सैड। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ वर्थलेस है। सो डिप्रेशन के सिम्टम्स इन पेशेंट्स में आएंगे विदाउट ट्रीटमेंट। प्लस इसको बार बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा क्योंकि इसके जो साइकिल्स हैं वो ज़्यादा हैवी होंगे, इसलिए इन पेशेंट्स में अनीमिया हो सकता है। वो कहती है कि सर मुझे बार बार ही स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है क्योंकि स्किन इसकी ड्राई है। सो मॉम इज़ सो कोल्ड। तो मॉम में एम से मिक्सोडिमा हो गया, ओ से ओबेसिटी हो गया, फिर एम अल्फ़ाबेट 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। ये जो दूसरी बार मैंने अल्फ़ाबेट एम बताया है उसको मैंने 2 बार ही यूज़ किया है। एक मैंने यूज़ किया है मीनोरैजिया के लिए और दूसरा मैंने यूज़ किया है मेमोरी लॉस के लिए। तो एक्चुअली तो एम 3 बार आया है, मिक्सोडिमा तो आसान है, लेकिन आपको साथ में याद करना है मेमोरी लॉस एंड मीनोरैजिया इन दिस पेशेंट। फिर सो का एस जो है दैट इज़ फॉर स्किन इज़ ड्राई एंड देन कोल्ड इंटॉलरेंस इज मेनली बिकॉज इन पेशेंट्स में कैलोरी जेनेसिस जो हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी है जो लेस हो गई है। एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि जब मैं आगे ग्रेव्स डिजीज़ की लेडी के बारे में बताऊंगा जिसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे मैं वर्ड बोलूँगा हीट इंटॉलरेंस और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कोल्ड इंटॉलरेंस। सो मॉम इज सो कोल्ड, मॉम वर्ड में एम 3 बार आया, मैक्सोडीमा, मेमोरी लॉस, मीनोरैजिया, मैक्सोडीमा, मेमोरी लॉस और मीनोरैजिया। उसके अलावा हमने पढ़ा कोल्ड वाला कोल्ड इंटॉलरेंस और उसके साथ में इनको हाई बीपी भी है, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बच्चे परेशान कर रहे हैं बट बिकॉज इस मदर को हाइपोथायराइडिज्म है तो इनमें आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होगी। इनका सिस्टोलिक बीपी आपको नॉर्मल मिलेगा पर डायस्टोलिक की वैल्यू आपको इंक्रीज मिलती है। अब हम बात करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशंस इन हाइपोथायराइडिज्म की। तो जब वाइटल्स आप चेक करेंगे तो इन पेशेंट्स में हमेशा हार्ट रेट यूजुअली 60 से कम मिलता है, ब्रैडिकार्डिया, और ब्लड प्रेशर इनका एलिवेटेड होता है एज डिस्कस्ड। इनको बताना है कि रोज़ आपको दवाई खानी है और जो दवाई इनको दी जाती है वो T4 का सिंथेटिक डेरिवेटिव है। दवाई का नाम होता है लेवोथोरॉक्सिन। इस दवाई को सुबह सुबह खाली पेट खाना है। मोस्ट पेशेंट्स ब्रेकफास्ट के बाद खा रहे होते हैं तो हार्मोन्स जो होते हैं वो खाने के साथ ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए पेशेंट को ये बताना ज़रूरी है कि एटलीस्ट खाना खाने से आधा घंटा पहले। सो द गाइडलाइंस आर लेवोथोरॉक्सिन टैबलेट जिसका ब्रांड नेम होता है एल्ट्रॉक्सिन। इट शुड ऑलवेज बी टेकन 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट सो दैट उसका एक ईजी एब्जॉर्प्शन हो जाए। इन पेशेंट्स का हम रेगुलर वेट मॉनिटरिंग करेंगे क्योंकि जैसे ही दवाई खाना शुरू करेंगे तो इनका जो वेट है वो स्टेबल हो जाएगा। वेट कम नहीं होता, मोस्टली आप देखोगे ना पेशेंट्स की कंप्लेंट यही होती है कि सर वेट ही नहीं कम हो रहा, वेट ही नहीं कम हो रहा। तो वो जो पाइल अप कर लिया ना वो तो थोड़ा वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तभी लूज़ होगा, बट एटलीस्ट जो बढ़ रहा था ना कि पिछले 1 साल में 10 किलो बढ़ गया वो और नहीं बढ़ेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे वेट विल टेंड टू स्टेबलाइज। कई पेशेंट्स जो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, दवाई भी खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें तो वेट फिर कम होकर टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है। बट नॉर्मली आपने देखा होगा एक बार किसी का वजन बढ़ जाए ना तो टूवर्ड्स नॉर्मल आना वो थोड़ा लेस हो जाता है या नॉर्मल आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसको बताएंगे कि भाई आपको लो कैलोरी डाइट खानी है, फैट्स कम खाने हैं ताकि आपका वजन रिलेटिवली कम हो, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। बट पॉइंट नंबर 4 और 5 मोस्ट पेशेंट सुनते नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि एटलीस्ट इतना है कि अगले साल इसको मान लो 2025 में इसका 10 किलो बढ़ गया था तो 2026 में फिर ये बोल सकता हूँ कि फिर आगे 10 किलो नहीं, इसका वेट कांस्टेंट रहने वाला जो भी करंट वैल्यू है। क्योंकि इन पेशेंट्स को सिवियर कॉन्स्टिपेशन होती है तो इनको ये बताएंगे कि भाई पानी ज़्यादा पीना है
और हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है ताकि कॉन्स्टिपेशन वाला कंपोनेंट रैदर बेटर रहे, क्योंकि एक लिमिट है ना कितना लैक्सेटिव इन पेशेंट्स को खिलाएंगे। मतलब लैक्सेटिव खा के भी ये पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड है कि सर फिर भी स्टूल हार्ड आता है। इनमें इंश्योर करना है कि जैसे इंडिया में तो देखो पॉइंट नंबर 7 में ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि वी आर अ हॉट कंट्री, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ मतलब ठंड ज़्यादा होती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ पे तो इनको बताया जाएगा कि आप भाई एक एक्स्ट्रा मोटी जैकेट डाल के जाएं, बिकॉज दे आर प्रोन टू डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। इनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है लेकिन दे आर प्रोन टू एंड अप विद डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया की अगर माइनस टेम्परेचर में जाते हैं। और लेवोथोरॉक्सिन जब भी दवाई दी जाती है, तो लेवोथोरॉक्सिन जो दवाई होती है, नेक्स्ट जो बोल रहा हूँ उसको सिर्फ सुन लेना। ये जो डोज हम देते हैं वो यूजुअली 1.6 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट से देते हैं। और मोस्ट पेशेंट्स की जो लेवोथोरॉक्सिन की टैबलेट होगी वो या तो 50 माइक्रोग्राम की टैबलेट होगी या 88 माइक्रोग्राम की या 100 माइक्रोग्राम की। मतलब फिजिशियन मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाली डोजेज पे स्टार्ट करते हैं। अब ये जो दवाई है ये हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ा देती है। जो ब्रांड नेम है लेवोथोरॉक्सिन का वो है एल्ट्रॉक्सन। तो ये दवाई क्योंकि हार्ट की ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ाती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को एंजाइना या चेस्ट पेन के एपिसोड्स आ सकते हैं। तो जब भी ये पेशेंट्स हमारे फॉलोअप विजिट में आते हैं तो आपका रूल एज ए नर्सिंग अफसर है पेशेंट से ये पूछना कि क्या उसको कभी घबराहट या चेस्ट पेन के एपिसोड तो नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट है आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन इसका मतलब ये मे बी डोज हम ज़्यादा दे रहे हैं, हमें इनकी डोज कम करनी पड़ेगी। मतलब मान लो 88 माइक्रोग्राम चल रही है तो 50 कर देंगे, 50 चल रही है तो 25 कर देंगे। तो इनमें जब ये दवाई खाएंगे ये तो T3 T4 नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। पॉइंट इज कि हम थायराइड हार्मोन को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, लेकिन खासकर ओल्डर एज में हम देखते हैं कि पेशेंट्स को, क्योंकि ओल्डर एज में तो वैसे भी कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, तो ओल्डर एज में हम यूजुअली देखते हैं कि पेशेंट्स को कई बार चेस्ट पेन का एपिसोड आफ्टर ईटिंग मेडिसिन हो सकता है। तो उसमें करना इतना ही है, दवाई बंद नहीं करनी, दवाई बंद नहीं करनी, थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंटेशन चलेगा लेकिन उसको लोअर डोज में दिया जाएगा। तो दो मेन मैसेजेस हैं, एक तो कि लेवोथोरॉक्सिन की जो टैबलेट है उसको 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट लेना होता है, 30 मिनट्स टू 1 आवर बिफोर ब्रेकफास्ट। और इस पेशेंट को हमेशा फॉलोअप विजिट में ये पूछना होता है कि क्या आपको चेस्ट पेन या घबराहट तो नहीं होती आफ्टर ईटिंग मेडिसिन। एंड उसका मतलब ये है कि हमें दवाई के डोज को रिलेटिवली लेस करना है। इट इज़ नॉट कि जो दवाई की डोज है उसको स्टॉप करना होगा, इट इज़ रेदर द मेडिसिन दैट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। और वाइटल्स के परस्पेक्टिव में इन पेशेंट्स में हमेशा ब्रैडिकार्डिया विद हाइपरटेंशन प्रेजेंट होता है, तभी मैंने नर्सिंग इंटरवेंशंस में एस्पेक्ट्स बताए। अब बहुत बार ये पेशेंट्स बिल्कुल भी दवाई नहीं खाते हैं, और दवाई नहीं खाते हैं और साथ में इनको अगर यूटीआई हो जाए या निमोनिया हो जाए, कोई भी इंटरकरेंट इलनेस हो जाए, तो एक कॉम्प्लिकेशन ट्रिगर हो सकती है जिसका नाम है माइक्सेडिमा कोमा। माइक्सेडिमा कोमा का मतलब है कि अब इस पेशेंट में जो T4 का सिंथेसिस है वो कम होके ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। और अगर थायराइड हार्मोन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा तब पर्सन में बॉडी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा और इन पेशेंट्स में हाइपोथर्मिया हो जाता है। उस हाइपोथर्मिया की वजह से ये पेशेंट्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं और तभी वर्ड है कोमा। हाइपोथर्मिया की डेफिनेशन होती है कोल्ड टेम्परेचर लेस दैन 35 डिग्री सेल्सियस। हम माइल्ड हाइपोथर्मिया बोलते हैं अगर बॉडी टेम्परेचर 32 से 35 के बीच में है। हम मॉडरेट हाइपोथर्मिया बोलते हैं अगर बॉडी टेम्परेचर 28 से 32 के बीच में है, और लेस दैन 28 हो तो हम बोलते हैं सिवियर हाइपोथर्मिया। मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन बोली, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। देखिए नॉर्मली तो हाइपोथर्मिया वी ऑलवेज विल टेंड टू सी, हम हमेशा हाइपोथर्मिया वी विल ऑलवेज टेंड टू सी वेन एवर लाइक जैसे सियाचन में कोई सोल्जर पोस्टेड है, बर्फ़ के नीचे दब गया, या कोई लेह लद्दाख में गया और वहाँ पे बर्फ़ के नीचे या बर्फ़ में ज़्यादा एक्सपोजर हुआ तो हाइपोथर्मिया हो सकता है, एनवायरमेंटल हाइपोथर्मिया। लेकिन मैं तो आपको एक एंडोक्राइन बीमारी पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे हाइपोथर्मिया लिखा होगा, दैट इज़ माइक्सेडिमा कोमा। ये क्यों होता है तो उसका रीज़न हो सकता है कि इस पेशेंट को एक्यूट इलनेस हो सकती है, जैसे कि इसको एमआई हो गया, स्ट्रोक हो गया। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के ही पेशेंट है लेकिन अभी इनको हार्ट अटैक हो गया, ये पहले से दवाई नहीं खा रहे थे। और जब जब मेडिकल इलनेस होती है तब तो थायराइड हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, पर बॉडी में है ही नहीं थायराइड हार्मोन, तो इसलिए बॉडी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। तो चाहे वो एमआई हो, स्ट्रोक हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या फिर इस पेशेंट को ऑपरेशन हो रहा है तो एनेस्थीसिया दिया गया, सेडेटिव्स यूज़ करे गए, और ऑब्वियसली ये नॉन कंप्लाइंट तो है ही है पेशेंट की थायराइड हार्मोन खाता नहीं है। बॉडी में जब भी स्ट्रेसफुल इवेंट होती है, चाहे वो ऑपरेशन करवाना पड़े, चाहे दांत निकलवाना है, चाहे गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, चाहे there is MI, there is a urinary tract infection, there is a pneumonia, in any stressful event बॉडी में थायराइड हार्मोन चाहिए।
लेकिन इसमें तो पहली बात तो ये हाइपोथायराइड पेशेंट है, इसमें तो कम बनता तो ऊपर से दवाई भी नहीं खाता, तो इसमें तो इलनेस की वजह से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन टू ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया ट्रिगर होता है। एंड दैट इज़ वाई जब आप इनको एग्जामिन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इनमें ब्रैडिकार्डिया तो था ही, पहले तो इनका बीपी बढ़ा होता था, लेकिन अब क्योंकि हाइपोथर्मिया को भी एक्सपोजर हुआ तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम होनी शुरू हो जाएगी हाइपोथर्मिया वाले सेट में, और इनका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हाइपोथर्मिया प्रेजेंट है। जो पॉइंट नंबर 2 एंड 3 है वाइटल परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कि मैंने हाइपोथायराइडिज्म में तो बोला था कि भाई पर्सन जो है उसमें जो बीपी है वो बढ़ा हुआ होता है, लेकिन अब क्योंकि हाइपोथर्मिया हो गया तो बॉडी टेम्परेचर कम होने से हार्ट का फंक्शन भी कम होना शुरू हो जाता है, और हार्ट का फंक्शन कम होने की वजह से इन पेशेंट्स में हाइपोटेंशन और साथ में इवन डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट मिलेगा। मतलब ये सारे पैरामीटर नीचे की तरफ जा रहे हैं। पेशेंट के हाथ पैर बिल्कुल आइसी कोल्ड, देखो इंडिया में 45 डिग्री सेल्सियस में मरीज के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। नॉट वो ठंडे इसलिए हो रहे हैं कि उसको उसको पसीना आ रहा था और वो पसीना सूख गया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन द बॉडी एंड हाइपोथर्मिया। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ दिस हाइपोथर्मिया के लिए हम जो मेजर कर रहे हैं वो रूटीन थर्मामीटर नहीं लगा रहे, हम तो इसका कोर टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अर्लियर वीडियोस में कि कोर टेम्परेचर कहाँ पे देखते हैं, तो कोर टेम्परेचर का आंसर दो हो सकते हैं। पहला जो प्रेफर्ड आंसर है वो है लोअर ईसोफेगस, एक स्पेशल प्रोब है, उसको माउथ से इंसर्ट किया जाएगा थर्मामीटर को राइट इनटू द ईसोफेगस। तो कोर टेम्परेचर को देखा कहाँ जाता है, तो उसको या तो हम ईसोफेगस में देखते हैं या कोर टेम्परेचर को सेकंड हम रेक्टम में देख रहे होते हैं। सो ये दो साइट्स हैं जो कोर टेम्परेचर चेक करने के लिए हैं। प्लस इन पेशेंट्स में डायग्नोसिस के टाइम पे ब्लड शुगर की जो वैल्यूज़ हैं वो भी कम हो सकती हैं, इवन हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। सभी में आरो नीचे की तरफ जा रहा है। In all the assessment findings with respect to myxedema coma, body temperature is less, BP is going to be less because heart की contractility कम है, plus hypoglycemia और hyponatremia भी associated findings in patients में मिलती हैं। तो क्योंकि सभी कुछ कम हो रहा है, that is a cause of concern। अब बात करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर myxedema coma। तो एयरवे मेंटेनेंस ज़रूरी है क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर कोमा में होगा तो उस पर्सन में टंग पीछे फॉल बैक कर सकती है, इसलिए मैं गूडल्स एयरवे डाल दूंगा। हेड एंड एलिवेशन इसलिए ताकि जो एस्पिरेशन होने का रिस्क होता है वो रिलेटिवली लेस हो जाएगा। प्लस मैंने बोला था कि इन पेशेंट्स में बीपी भी कम होता है, और बीपी कम होने के साथ साथ में ब्लड शुगर भी कम है, इसलिए मैं इन पेशेंट्स में जो फ्लूइड दूंगा वो नॉर्मल सलाइन तो दूंगा ताकि बीपी कंट्रोल कर लूँ, और क्योंकि शुगर कम है तो उसके लिए 10% डेक्सट्रोज इन पेशेंट्स में यूज़ किया जाएगा। अगर मैं बोलता कि इस पेशेंट की ब्लड शुगर इतनी कम है कि इसे हाइपोग्लाइसेमिक सीजर होने की नौबत आ रही है, फिर तो बात अलग है, फिर तो 25% डेक्सट्रोज है। बट फिलहाल क्योंकि हम कोई रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक सीजर की बात नहीं कर रहे, तो 10% डेक्सट्रोज विल बी सफिशिएंट। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है इन पेशेंट्स का वो है आईवी इंट्रावेनस। दो दवाइयाँ हम इन पेशेंट्स के लिए देते हैं, एक तो है लेवोथायरोक्सिन। तो लेवोथोरक्सिन को आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई थायराइड की जब भी कोई डिजीज़ होता है तो उसमें लेवोथोरक्सिन ही देते हैं, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पर एक और दवाई सुनना चाहता है जो कि T3 का डेरिवेटिव होता है। लेवोथोरक्सिन क्या होता है, वो T4 है, T4 ब्लड में जाके T3 बनाता है, पर एग्जामिनर यहाँ पे एक T3 का डेरिवेटिव सुनना चाहता है जिसको हम बोलते हैं लियोथायरोनिन। सो आपको ये दोनों नाम याद करने हैं। लेवोथोरक्सिन तो देखो सभी कर लेते हैं, लेकिन आपको साथ में लियोथायरोनिन भी याद करना है। आईवी इंजेक्शन ना हो तो हम एनजी ट्यूब से दे सकते हैं, मतलब पेशेंट क्योंकि अनकॉन्शियस होगा, कोमा में होगा, तो मैं दवाई तो खिला नहीं सकता, तो इन पेशेंट्स को हम एनजी ट्यूब से दे सकते हैं। बट बेटर है कि आईवी प्रिपरेशंस यूज़ करे जाएं। एंड देन क्योंकि एक एंडोक्राइन इमरजेंसी है, क्योंकि ये स्ट्रेसफुल इलनेस है, तो हम इन पेशेंट्स में हाइड्रोकोर्टिसोन भी यूज़ करते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन को इससे पहले मैंने बताया था कि भाई अगर किसी पेशेंट को एडिसोनियन क्राइसिस है या एडिसन डिजीज़ है उसमें यूज़ करते हैं। मतलब इससे पहले हमने एडिसन डिजीज़ में या एडिसोनियन क्राइसिस में हाइड्रोकोर्टिसोन के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी मैंने हाइड्रोकोर्टिसोन मैक्सेडिमा कोमा में भी बताया। हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन इवन सिवियर एस्थमा के अटैक में भी लगाया जाता है। अगर एक एस्थमेटिक को नेबुलाइजेशन की नौबत आ रही है तो तब सिवियर एक्यूट एस्थमा के पेशेंट में हाइड्रोकोर्टिसोन को यूज़ किया जाता है। तो वो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन एंडोक्राइन के पर्सपेक्टिव से दो बीमारियां जहां पर हम हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, एक का नाम है एडिसन डिजीज़ एंड द सेकेंड कंडीशन टू बी रिमेंबर्ड इज द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज myxedema कोमा। myxedema कोमा इज़ अ कॉज ऑफ हाइपोथर्मिया जो कि कोमा कराती है। नॉर्मली हाइपोथर्मिया जो होता है वो एनवायरमेंटल होता है, लेकिन यहाँ पर जो हाइपोथर्मिया है दैट वुड बी रेदर बिकॉज ऑफ लेस थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। प्लस ऑब्वियसली हम पेशेंट को एयर ब्लैंकेट देंगे,
हम स्पेस ब्लैंकेट देंगे, हम इंश्योर करेंगे कि पेशेंट वार्म रहे, हमें ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस करना है, उसका सेंसोरियम देखना है कि इंप्रूव हो रहा है या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप बॉडी टेम्परेचर स्टेबलाइज करेंगे तो पेशेंट का मेंटल स्टेटस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बताया था कि इन पेशेंट्स में सोडियम की वैल्यू लेस हो सकती है, तो नॉर्मल सलाइन देंगे तो सोडियम नॉर्मलाइज हो जाएगा। और क्योंकि ग्लूकोज लेस होता है इसलिए मैंने इनको 10% डेक्सट्रोज दिया था, तो हम इनकी मॉनिटरिंग करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ब्लड ग्लूकोज की वैल्यूज़ की भी। सो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं गाइज जो कि आपको याद करने हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइपोथायराइडिज्म। मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो तो इसकी असेसमेंट फाइंडिंग्स हैं, और उन असेसमेंट फाइंडिंग्स को मैंने सिर्फ निमोनिक के फॉर्म में नहीं, पहले मैंने उसका रैशनल आपको समझाया ये इस वाले टेबल से, एंड देन इसके बेसिस पे मैंने ये निमोनिक क्रिएट किया ताकि मैं आपको इसको बेटर तरीके से समझा पाऊँ। सो कीप ऑन लर्निंग दीज थिंग्स गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी।